हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीआरटी का प्रथम चरण का फॉर्म भर चुके हैं और प्रथम चरण के वेरिफिकेशन हो गए, लॉटरी भी आ गई। अब एडमिशन प्रक्रिया बची है, अब एडमिशन होना बचा है। तो अब दूसरे चरण के फॉर्म आज से भरे जाएंगे। और प्रथम चरण में बहुत सारी गलती हुई थी, बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, क्योंकि यूपीआरटी में फॉर्म में संशोधन करने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप फॉर्म बहुत ही सावधानी से भरें। आपकी गलती से अगर कोई फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आदमी को बहुत दुख होता है। तो जिन लोगों से पिछले बार गलती हुई थी उनसे खास रिक्वेस्ट है कि वो ध्यान देकर फॉर्म भरें, क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान देते हैं कि मुझसे ये गलती हुई थी, वो गलती इस बार नहीं होगी, लेकिन दूसरी गलती हो जाती है। तो आप कोई गलती ना करें। इस वीडियो में मैं सारी गलतियों को लिस्टेड किया हूँ, कितनी टाइप की गलती लोग किए हैं, तो सभी गलतियों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें सभी गलती को लिस्ट करने की कोशिश किया हूँ और बहुत सारी गलती को लिस्ट किया हूँ, तो आप उन्हें देखेंगे तो आपके फॉर्म में वो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रथम चरण में फॉर्म में कहाँ गलती हो गई थी और द्वितीय चरण में वह गलती कैसे ना करें। तो ये यूपीआरटी का शेड्यूल है, जिसके तहत द्वितीय चरण के फॉर्म 1 मार्च से 30 मार्च के बीच भरे जाएंगे। इसे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। तो द्वितीय चरण में आवेदन करने की तिथि 1 मार्च से 30 मार्च है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की तिथि 1 अप्रैल से 7 अप्रैल है। द्वितीय चरण की लॉटरी 8 अप्रैल को है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों का गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में प्रवेशित कराए जाने की तिथि 17 अप्रैल है। ऊपर दिए हुए शेड्यूल के अनुसार प्रथम चरण कंप्लीट हो गया है। आज से द्वितीय चरण का फॉर्म भरना चालू हो गया है। प्रथम चरण में बहुत सारे आवेदन निरस्त हुए हैं। ज़्यादातर आवेदन आवेदक की लापरवाही की वजह से निरस्त हुए हैं। द्वितीय चरण में फॉर्म भरने से पहले आपको यह जानना अति आवश्यक है कि प्रथम चरण वालों ने क्या गलती की थी। द्वितीय चरण में फॉर्म भरने में आप कोई गलती मत करना। फॉर्म भरने से पहले एडमिशन प्रक्रिया जानना आवश्यक है। तो देखिए, फॉर्म भरने से पहले एडमिशन प्रक्रिया सभी को जानना आवश्यक है। मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूं, हो सकता है कि आप जानते भी हों, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और नई जानकारी है वह यह है कि प्रथम चरण वालों ने क्या गलती कर दी थी। तो इसको देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा गूगल क्रोम पर। यूपीआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर देखेंगे और फॉर्म को खोल कर देखेंगे कि प्रथम चरण वालों ने क्या गलती की थी और वो गलती आपको नहीं करनी है। तो चलिए गूगल क्रोम पर चलते हैं। तो इसके लिए हमें आना होगा गूगल क्रोम पर और यहाँ टाइप करेंगे यूपीआरटी। तो जो सबसे पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करेंगे। इस टाइप का होम पेज खुलेगा। इसमें हम एप्लीकेशन स्टेटस में जाएंगे। तो यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको कि प्रथम चरण में कितने कारणों से ऑनलाइन फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। बहुत छोटे छोटे कारण थे जिसे आपने ध्यान नहीं दिया और उसी कारण से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो गए। तो इस बार गलती ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूं और ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे बीच में कट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसके लिए डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा। तो मैं डिस्ट्रिक्ट चुन लेता हूँ, वाराणसी। फिर यहाँ बच्चे का एनरोलमेंट ID डालना होगा। तो मैं बच्चे का एनरोलमेंट ID डाल दूंगा और यहाँ कैप्चा डालकर सर्च करूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रेड मार्क में आ गया है एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाई BSA, रॉन्ग फ्रॉम फिल मंथली इनकम 60,000। तो यहाँ मंथली इनकम 60,000 दे दिया गया है, जिसकी वजह से ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्योंकि एनुअल इनकम जो है वह 1 लाख तक होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मंथली पूछा गया था। तो मंथली इनकम में यहाँ देख सकते हैं मंथली इनकम में इन्होंने 60,000 दिया है, जो कि गलत है। ये हो सकता है कि ये इसे एनुअल समझकर डाल दिए हों, लेकिन इसी वजह से रिजेक्ट हो गया है। अब नेक्स्ट दिखाएंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें है एफिडेविट नॉट अवेलेबल, यानी इन्होंने एफिडेविट नहीं लगाया था, इसलिए रिजेक्ट हुआ। नेक्स्ट है रिजेक्टेड बाई BAO, अटैच डॉक्यूमेंट नॉट क्लियर। ये बहुत ही छोटी सी मामूली सी गलती है जिसकी वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। इस पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ये फोटो क्लियर नहीं है, केवल इसकी वजह से ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो आपको इसको बहुत ध्यान देना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट का फोटो खींचे या बच्चे का फोटो खींचे वो एकदम क्लियर हो, अच्छे से हो, उजाले में खींचे ताकि फोटो अच्छी आए। तो आप इस पर बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि ये आपकी छोटी सी गलती है जिसमें किसी का कोई गलती नहीं है, केवल फोटो खींचने भर से ये रिजेक्ट हो गया है। तो इसका ध्यान देंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाई BAO, डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच विथ एफिडेविट एज मेंशन। तो ये भी आप ध्यान देंगे कि जो एफिडेविट आप बनवा रहे हैं और जो फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ भर रहे हैं, दोनों मैच होना चाहिए, दोनों एक ही होना चाहिए। जो आपके डॉक्यूमेंट में है और जो आप भर रहे हैं, दोनों मैच होना चाहिए, नहीं तो उसके वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है
दूसरे किसी जिला का देखेंगे तो हम अब देख लेते हैं किसी जिला, जैसे अमेठी का देख लेते हैं। तो अमेठी का हम चुन लेंगे जिला और उसके बाद हम यहाँ कैप्चा कोड डाल देंगे। कैप्चा कोड डालकर यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं कि एपिक नंबर इज नॉट अटैच करके ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो यह भी एक छोटी सी गलती है जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय बीओ डॉक इज नॉट क्लीन, यानी डॉक्यूमेंट क्लीन नहीं है। तो ये फिर से आपका एप्लीकेशन फॉर्म इसीलिए रिजेक्ट हुआ है कि आपने हड़बड़ाहट की, आपने अच्छे से फोटो नहीं लिया और फोटो क्लियर दिख नहीं रहा था, जिससे वेरिफिकेशन के समय उनको मैच कराने में दिक्कत हुआ और उन्होंने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय वीओ आधार इज नॉट क्लीन, मतलब आधार की फोटो सही नहीं है, दिख नहीं रहा था अच्छे से, इसलिए रिजेक्ट हो गया है। नेक्स्ट है, अब ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय वीओ डिस्टेंस मोर देन 1 km, तो 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है, उसको लेकर भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस, नेक्स्ट है ये भी लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट है एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय बीओ एड्रेस आईडी प्रूफ इनवैलिड, तो इनवैलिड एड्रेस प्रूफ लगाया गया था, इसलिए ये भी रिजेक्ट हुआ है। तो इसी तरीके से बहुत सारे कारण थे जिसके वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा, मैं सबको कवर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे रीजन को मैं शार्ट करके इसमें कवर करने की कोशिश किया। मैं बहुत सारे को देखा हूँ, बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन जो मेन रीजन थे उसको मैं शामिल करने की कोशिश किया हूँ। मैं सभी को कवर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो 1-2 घंटे का बन जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से सब काम करिए, जो चीज जैसा है वैसा करिए, फोटो अच्छे से निकालिए, सही डॉक्यूमेंट लगाइए, सही वार्ड चुनिए, ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, क्योंकि यहाँ एडिट करने का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे की जानकारी लेते हैं। तो हम फिर से आ गए हैं अपने मेन पेज पर और यहाँ हम देखेंगे कि बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए यूपीआरटी सेकंड फेज में फॉर्म भरने के लिए। अभिभावक द्वारा बच्चों के प्रवेश हेतु किए गए आवेदन पत्र में ऐसे आवेदन पत्र जिसमें अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल को बच्चे की आयु 3 वर्ष से अधिक एवं 6 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय द्वारा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में सुनिश्चित किया जाएगा यदि उस विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित होती हैं। तो 3 से 6 साल के जो बीच में अगर बच्चा है तो उसको पूर्व प्राथमिक यानी प्री प्राइमरी में एडमिशन मिलेगा, जिसे हम नर्सरी KG1 KG2 करके जानते हैं। ऐसे बच्चे जिनकी आय अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि यानी 1 अप्रैल को 6 वर्ष या उससे अधिक एवं 7 वर्ष से कम है, ऐसे बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय द्वारा कक्षा 1 में सुनिश्चित किया जाएगा। जिनकी उम्र 6 और 7 साल के बीच है उनको कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगा। अब उम्र के लिए मैं आपको यहाँ एक टेबल बना के दिखा देता हूं, क्योंकि यूपीआरटी में कक्षा अनुसार उम्र नहीं बताई गई है। बच्चे की जन्म तारीख भरने से कक्षा में अपने आप प्रवेश हो जाता है, यानी वो कक्षा चुन लेता है, लेकिन आपकी सुविधा हेतु हम उम्र बता रहे हैं। हम जो समझ रहे हैं कि किस हिसाब से चयन होता है, किस हिसाब से वो ऑटोमेटिक क्लास चुनता है, उसको उसी अनुसार हम आपको उम्र बता रहे हैं। तो प्री प्राइमरी यानी नर्सरी के लिए 3 से 4 साल, प्री प्राइमरी KG1 के लिए 4 से 5 साल और प्री प्राइमरी KG2 के लिए 5 से 6 साल और फर्स्ट क्लास के लिए 6 से 7 साल की उम्र होनी चाहिए। अब कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर सकता है? तो दुर्बल आय वर्ग वाले भर सकते हैं। अब दुर्बल आय वर्ग में कौन आता है? 1 लाख रुपए सालाना आय, उसमें भी 35,000 तक को वरीयता मिलेगी। BPL कार्ड धारक, ग्राम विकास विभाग सूची में नाम, विकलांगता, वृद्धा या विधवा पेंशनधारी के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये सब दुर्बल वर्ग में आते हैं। अलाभित समूह, इसमें सामाजिक, शैक्षिक एवं भौतिक रूप से पिछड़े परिवार या गंभीर बीमारी आपदा से पीड़ित परिवार को शामिल किया जाता है, जैसे SC ST OBC NCL PWD HIV कैंसर मरीज और निराश्रित बेघर बच्चे। इतने लोग अलाभित समूह में आते हैं और अलाभित समूह यूपीआरटी में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। दायरा, निवास के आसपास के 10 स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। तो अपने निवास के आसपास यानी 1 किलोमीटर के अंदर आप 10 स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी हुआ होना चाहिए, अगर नहीं है तो अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता द्वारा स्वप्रमाणित जन्म प्रमाण पत्र यानी एफिडेविट दे सकते हैं। बच्चे का फोटो, बच्चे का पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। निवास का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो राशन कार्ड, वोटर कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, गैस कनेक्शन, रेंट एग्रीमेंट, पासपोर्ट, बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र,
कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। दुर्बल वर्ग का प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड धारक, ग्राम विकास विभाग सूची में नाम, विकलांगता या वृद्धा या विधवा पेंशन की कॉपी या आय का प्रमाण पत्र। निराश्रित बेघर का प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। HIV या कैंसर मरीज का प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। एलिजिबिलिटी फॉर RT एप्लीकेशन, जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र, अब जन्म प्रमाण पत्र में आप क्या क्या लगा सकते हैं उसे हम बता देते हैं। जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर आप निम्न में से कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने पर, यानी आपको सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र ही लगाना है। अगर नहीं है तो निम्नलिखित दस्तावेज दे सकते हैं। अस्पताल या सहायक नर्स और मिडवाइफ रजिस्टर का अभिलेख, आंगनवाड़ी अभिलेख, जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम रजिस्टर, माता पिता या अभिभावक द्वारा आय के संबंध में स्वघोषणा का शपथ पत्र एफिडेविट, निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास तहसीलदार द्वारा जारी किया हुआ निवास प्रमाण पत्र न हो तो आप निम्न में से कोई दस्तावेज दे सकते हैं। सबसे पहले आप कोशिश करें कि तहसीलदार द्वारा जारी हुआ निवास प्रमाण पत्र ही दें। राशन कार्ड, वोटर कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली या पानी का बिल, गैस कनेक्शन। आवेदन पत्रों का सत्यापन, अब जब ऑनलाइन आवेदन आप कर देंगे तो उसका सत्यापन कैसे होगा वो समझ लेते हैं, क्योंकि इसी सत्यापन में फॉर्मों का वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन में ही फॉर्म अप्रूव्ड या रिजेक्ट होते हैं। तो ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की कार्रवाई की जाएगी। लॉक आवेदन ही लॉटरी में शामिल होंगे। जो आवेदन निरस्त होंगे उनका निरस्त होने का कारण भी बताया जाएगा। तो 1 से 7 अप्रैल तक होगा और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप फॉर्म भरते वक्त ही सावधानी रखें कि आपसे कोई गलती ना हो। लास्ट डेट, सेकंड फेज की लास्ट डेट 30 मार्च है। 30 मार्च के बाद UPRT के सेकंड फेज के ऑनलाइन फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे। प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया, अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन जनपद स्तर पर केंद्रीकृत लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को एक रैंडम लॉटरी नंबर आवंटित किया जाएगा। लॉटरी नंबर के आरोही क्रम में प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी वरीयता के आधार पर विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। विद्यालयों को रजिस्टर ईमेल के माध्यम से बच्चों की सूची भेजी जाएगी। साथ ही पोर्टल पर स्कूल अपना नाम एवं उसमें प्रवेश प्राप्त करने वाले बच्चों की सूची प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया, लॉटरी के उपरांत चयनित एवं निरस्त अभ्यर्थियों के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाएगी। लॉटरी की तिथि को लॉटरी संचालित करने की समस्त प्रक्रिया जिला अधिकारी के द्वारा पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से की जाएगी। लॉटरी के आधार पर विद्यालय द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया, अभ्यर्थी के विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया के समय विद्यालय द्वारा पोर्टल पर लॉगिन कर अभ्यर्थी का आवेदन नंबर दर्ज किया जाएगा, जिसकी सूचना OTP या SMS द्वारा रजिस्टर मोबाइल नंबर पर उपलब्ध होगी। OTP या SMS को अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय को दिखाकर उसके प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी एवं अभ्यर्थी से संबंधित समस्त अभिलेख वेब पोर्टल से डाउनलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत विद्यालयवार प्रवेश की स्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। यदि किन्हीं कारणों से विद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाता है तो उसका स्पष्ट कारण विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा वेब पोर्टल पर सूचित किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूची का सत्यापन एवं संशोधन करते हुए अपनी संस्तुति के साथ पुनः वेब पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक चरण में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत विद्यालयवार बच्चों की सूची जन्मतिथिवार, कक्षावार, लिंगवार, वर्गवार, अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करेंगे? UPRT के द्वितीय चरण के फॉर्म 1 मार्च से भरे जाएंगे। UPRT की वेबसाइट की लिंक rt25.upsdc.gov.in है। यह लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस निकाला है जिसके अनुसार वेबसाइट पर द्वितीय चरण के रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से शुरू हैं और 30 मार्च तक भरे जाएंगे। UPRT की लॉटरी और चयनित बच्चों को प्रवेश प्रक्रिया हेतु वेबसाइट चेक करते रहें और हमारे चैनल को भी देखते रहें। हम UPRT एडमिशन की पूरी जानकारी आप तक लाते रहेंगे। तो जैसे कि पहले चरण में आपने देखा था कि हम पूरी जानकारी लाए थे और सबसे पहले जानकारी लाए थे, तो हम कोशिश करते हैं कि आप तक सच्ची जानकारी लाएं, सही जानकारी लाएं और पूरी जानकारी लाएं। इस वीडियो को थोड़ा स्पीड
स्पीड किया है मैंने, क्योंकि ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, तो इसे आप अगर देखना चाहते हैं थोड़ा स्लो कर सकते हैं या हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। हम अपने सब्सक्राइबर के सभी कमेंट के जवाब देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।